आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका प्रतिलेखन संख्या 10, 11 व 12 अंक 15 गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। सभापति महोदय तथा मित्रों, मैं एक साथी की भावना से उनकी तरफ बढ़ा हूँ, ऐसे आदमी की तरह नहीं जो उनसे अलग रहकर उनको देखना, परखना, नापना और तौलना और फिर उनके बारे में लिखना या दूसरों को बताना चाहता है, या यह चाहता है कि ये लोग अपनी ज़िंदगी छोड़कर किसी और तरह की ज़िंदगी अपनाएं। मैं अपने देश में ही नहीं, दूसरे बड़े देशों में इस बात को देखकर बहुत परेशान हो जाता हूँ कि लोग दूसरे लोगों को अपनी ही पसंद या मर्जी के सांचे में ढालने की और अपने ही विशेष प्रकार के रहन सहन को दूसरों पर थोपने के कितने इच्छुक रहते हैं। हम अपने ढंग से अपनी जिंदगी व्यतीत करें, यह ठीक है, लेकिन इसे दूसरों पर क्यों थोपें? यह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों के लिए सही है। वास्तव में अगर लोग दूसरे देशों के लोगों पर अपनी जीवन प्रणाली को न थोपें तो इस दुनिया में और अधिक शांति हो सकती है। मैं विश्वास के साथ ऐसा नहीं कह सकता कि कौन सी जीवन प्रणाली बेहतर है, लेकिन मुझे विश्वास है कि कई तरीकों से उनकी जीवन प्रणाली बेहतर है। अतः हमारे लिए यह बहुत गंदी बात है कि हम अपने आप को उनसे श्रेष्ठ समझकर उनकी तरफ बढ़ें और उन्हें बताएं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उनकी अपनी ही एक घटिया सी अनुकृति बनाने की कोशिश में कोई सार नहीं पैरा। हाँ, तो ये आदिम जाति के लोग कौन है? कहने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि ये लोग देश की सीमाओं पर या देश के आंतरिक क्षेत्र से दूर बसे लोग हैं। जिस तरह पहाड़ों के लोग मैदानों में रहने वाले लोगों से कुछ अलग प्रकार के होते हैं, उसी तरह सीमा पर बसने वाले लोग भी उन लोगों से भिन्न होते हैं जो सीमाओं से दूर रहते हैं। मैं स्वयं मैदानों के मुकाबले पहाड़ों के लोगों को ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं केवल भौतिक दृष्टि से ही सीमा को ज़्यादा पसंद नहीं करता, बल्कि सीमा के निकट रहने का विचार मुझे बौद्धिक रूप से भी अधिक भाता है। मैं समझता हूँ कि सीमा के निकट रहने से आदमी आत्मकेंद्रित या आत्मसंतुष्ट नहीं होता, और आत्मसंतोष बहुत ज़बरदस्त खतरा है। हमें उन लोगों से कुछ ग्रहण करने का दृष्टिकोण रखना चाहिए। पैरा महोदय, मुझे यहाँ आने की खुशी है क्योंकि मैं हमेशा भारत के सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने का इच्छुक रहा हूँ और केवल आसपास के पूर्व और पश्चिमी के देशों तक ही नहीं, बल्कि इनके बाहर के इस विशाल संसार भर में भी केवल यह सांस्कृतिक संबंध चाहने या उन्हें अच्छा समझने की मात्रा का ही प्रश्न नहीं है, बल्कि यह पारिस्थितिकी मांग का प्रश्न है, जिसे अगर रोका न गया तो
वह और बिगड़ेगी। मैं हृदय से आशा करता हूँ कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के निर्माण से हमारे देशवासियों और अन्य देशों के लोगों के बीच अधिक सद्भाव पैदा होगा। मेरे मन में एक बहुत बड़ी उलझन है और जिसका बहुत साफ तौर से मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ। ये सारे बुनियादी प्रश्न इस चीज़ से उठते हैं कि दुनिया में हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है। राष्ट्र, व्यक्ति और समूह एक दूसरे को समझने की बात करते हैं और इससे यह साफ स्पष्ट होता है कि लोगों को एक दूसरे को समझने और एक दूसरे से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। फिर भी जब मैं इतिहास के पृष्ठों को पलटता हूँ या आधुनिक घटनाओं को ध्यान से देखता हूँ तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जो आपस में एक दूसरे को सबसे अच्छी तरह जानते हैं वही सबसे ज़्यादा आपस में लड़ते हैं। ऐसा देखा गया है कि एशिया और यूरोप के जो देश बिल्कुल पड़ोसी हैं वे एक दूसरे को तंग किया करते हैं, भले ही एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह जानते हों। इसलिए केवल जानने मात्र से अधिक सहयोग और मित्रता नहीं होती। यह कोई नई बात नहीं है। इतिहास की मोटी मोटी पुस्तकें भी यही बताती है। तो क्या अब तक भिन्न भिन्न राष्ट्र गलती कर रहे हैं या इस प्रश्न की तरफ देखने का दृष्टिकोण में ही कोई गलती है या कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है जो होनी चाहिए थी। जब हम सांस्कृतिक संबंधों की बात करते हैं तो हमारे मन में शीघ्र ही प्रश्न उठता है कि आखिर उस संस्कृति का मतलब क्या है जिसकी लोग बहुत चर्चा करते हैं। मुझे याद है कि जब मैं नवयुवक था तो मैंने जर्मन कल्चर और इसे जर्मन के लोगों द्वारा विजय और दूसरे तरीकों द्वारा फैलाने के प्रयत्नों के बारे में पढ़ा था। इस कल्चर को फैलाने के लिए एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ। पैरा महोदय, हर देश और हर व्यक्ति के संस्कृति के बारे में अपने अपने अलग अलग विचार हैं। जब हम सांस्कृतिक संबंधों की बात करते हैं तो यह ठीक है कि सिद्धांत रूप में यह बहुत भली प्रकार लगती है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता है कि यही अपने विचार एक दूसरे से टकराते हैं और उनसे मित्रता होने की बजाय खिंचाव पैदा होता है। तो बुनियादी प्रश्न है कि संस्कृति क्या है। मैं निश्चय ही इसकी कोई उचित परिभाषा नहीं बता सकता क्योंकि मुझे अभी तक ऐसी परिभाषा मिली ही नहीं है। हर एक यह देख सकता है कि हर राष्ट्र और हर सभ्यता ने अपनी अलग अलग संस्कृति का विकास किया जिसकी जड़ें हजारों वर्ष पहले की पीढ़ियाँ थी। यही दिखाई देगा कि जिस विचार ने किसी सभ्यता को अपनी लंबी यात्रा पर चलने के लिए आरंभ में प्रेरणा दी, उसने राष्ट्रों को बहुत कुछ प्रभावित किया या ढाला। इस चीज़ या संकल्पना पर दूसरी संकल्पनाओं का प्रभाव पड़ा है और विभिन्न संकल्पनाओं की आपस में
क्रिया और प्रतिक्रिया होती दिखाई देती है। मेरे विचार में दुनिया में ऐसी कोई संस्कृति नहीं रही जिसे पूर्णतया शुद्ध या दूसरी संस्कृति से अप्रभावित कहा जा सके। ऐसा होना उसी तरह असंभव है जैसे कि कोई कहे कि मैं 100% एक विशेष जाति का ही हूँ, क्योंकि सैकड़ों हजारों वर्षों की अवधि में अनेक अवश्यंभावी परिवर्तन और मिश्रण होते रहते हैं। पैरा इस प्रकार संस्कृति में कुछ न कुछ मिश्रण होना स्वाभाविक है। यह ठीक है कि किसी विशेष राष्ट्रीय संस्कृति के बुनियादी तत्व उसमें प्रधान रहते हैं। अगर यह चीज़ शांति से होती रहे तो इसमें कोई हानि नहीं, लेकिन इसमें प्राय टकराव हुआ करते हैं। इससे किसी एक वर्ग या समूह के मन में प्राय यह डर घर कर जाता है कि उसकी संस्कृति पर कोई ऐसा प्रभाव छाता जा रहा है जिसे वह बाहरी या परकीय समझता है। फिर यह वर्ग अपने आप को चारों तरफ समेटकर एक खोल में बंद कर लेता है ताकि उसके विचार आदि बाहर न जा सके। यह बड़ी खराब स्थिति होती है, क्योंकि यों तो किसी भी भविष्य में और जिसे हम संस्कृति कहते हैं उसके विषय में तो गतिहीनता और भी बुरी चीज़ है। अगर संस्कृति का कोई मूल्य है तो उसमें कुछ गहराई भी अवश्य होनी चाहिए, उसमें कुछ गति भी होनी चाहिए। पूर्णविराम।